मखाने के इस्तेमाल से मर्दानगी गाढ़ी हो जाती है, जोड़ों में ताकत आ जाती है, हड्डियों में मजबूती आ जाती है, दूध बनता है शरीर में, माताओं में। ये सब तो आप भी जानते होंगे, लेकिन ये मखाना खुद कैसे बनता है, क्या ये जानते हैं आप? यारों, अगर आप ये सोचते हैं कि मखाना किसी फैक्ट्री में बनता होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मखाना किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी खेत में नहीं उगता। हाँ यारों, मखाना उगाने की प्रोसीजर काफी लंबी होती है और इसमें काफी मेहनत लगती है। दरअसल मखाना एक प्रकार के बीज में से पाया जाता है और वो बीज फूलों में लगता है। ये फूल कमल के फूल की तरह दिखाई देते हैं और कमल के फूल की तरह ही पानी में उगाए जाते हैं। बड़े बड़े तालाब जैसे दिखने वाले खेत जिनमें बीज बोए जाते हैं और 8 से 10 महीने के अंतराल के बाद मखाने निकल आते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं निकल आते, बल्कि काफी सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो इन 8 से 10 महीनों के दौरान की जाती हैं। जनवरी महीने तक बीज बोने के बाद अप्रैल महीने में मखाने के फूल निकल आते हैं। ये फूल बिल्कुल कमल के फूल के जैसे ही पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जुलाई महीने का समय आते आते मखाने के फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं। जुलाई महीने के अंतराल के बाद इन फूलों पर कांटे निकल आते हैं। कांटे निकल आने के बाद ये फूल काफी अजीब दिखाई देते हैं और साथ ही साथ इन फूलों का वजन भी काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फूल पानी के अंदर डूब जाते हैं। पानी के अंदर डूब जाने के बाद लगभग 1 से 2 महीने तक ये फूल पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। मखाने के फूल पानी के अंदर डूबे रहने के कारण इस पर निकले हुए कांटे और पत्ते पूरी तरह से गलकर झड़ जाते हैं। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच इन फूलों में से बीज इकट्ठा करने का काम शुरू होता है। फूलों में से बीज इकट्ठा करने की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले खेत में भरे हुए पानी को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। पानी को अलग अलग खंडों में बांटने के लिए करा का इस्तेमाल किया जाता है। करा एक प्रकार के बांस के खंभे होते हैं। इन खंभों को पानी के अंदर गाड़ कर पानी के अलग अलग खंड बनाए जाते हैं, जिसके बाद ये फूल इन खंडों में बंट जाते हैं। इसके बाद गांज नाम के एक बर्तन से इन फूलों को इकट्ठा किया जाता है। गांज एक प्रकार की टोकरी होती है, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस टोकरी से बीजों को इकट्ठा करने के बाद मखाने के इन बीजों पर से कीचड़ साफ करने के लिए खैंची नाम के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। खैंची भी एक प्रकार की बांस की बनी हुई टोकरी होती है। इस टोकरी की मदद से मखाने के बीज पर लगा हुआ पूरा कीचड़ साफ हो जाता है, जिसके बाद इन बीजों को चलनी में डाला जाता है। चलनी में ठीक प्रकार से छानने के बाद ढेर सारे बीजों में से छोटे बीज अलग हो जाते हैं और बड़े बीज अलग कर लिए जाते हैं। इसके बाद महिलाओं की मदद से फिर एक बार खराब और छोटे बीज हाथों से अलग किए जाते हैं। बड़े और इस्तेमाल किए जा सकने वाले बीज अलग से निकालकर इसे कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। धूप में रखने के कारण बीजों के अंदर की नमी कुछ मात्रा में कम हो जाती है। धूप सेकने के बाद इन बीजों को बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर एक बड़ी कढ़ाई में भूना जाता है। फिर ये प्रक्रिया ठीक वैसी होती है जैसे पॉपकॉर्न को भूना जाता है। ऐसा करने से मखाने का ये बीज काफी गर्म हो जाता है और इसके ऊपर का छिलका तोड़ना काफी आसान हो जाता है। मखाने के बीजों को भट्टी पर भूनने के बाद इन्हें अफरा और थापी के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में बीजों को अच्छी तरह से तोड़ा जाता है। इसके अंदर से मखाने बाहर निकाले जाते हैं। भट्टी पर भूने जाने के कारण ये मखाने पूरी तरह से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। फूले हुए और हल्के फुल्के दिखाई देने वाले ये मखाने बाद में मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन मखानों की क्वालिटी के आधार पर, इनके साइज के आधार पर इनकी कीमत तय होती है। हालांकि विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाने वाले मखाने काफी ज्यादा महंगे होते हैं। आपको एक बात बता दें दोस्तों, दुनिया में जितने मखाने की खपत होती है उसका 90% मखाना भारत में उगाया जाता है। भारत में भी सबसे ज्यादा मखाने की खेती बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले में होती है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में मखाने की खेती की जाती है, लेकिन भारत का 80% मखाना केवल बिहार राज्य में उगाया जाता है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मखाने से जुड़ा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।